आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम रोल ऑफ एग्रीकल्चर की बात करेंगे। कई बार हम बात कर चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा कंटेक्स्ट दूसरा है। आपको पता ही है 7.7% से जीडीपी हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। मॉस्पी का डेटा आया है, मॉस्पी ने बताया है ये। तो हम देखेंगे रोल ऑफ एग्रीकल्चर क्या है। अभी पिछली बार जब 23.9% का कॉन्ट्रैक्शन था, तो उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर ही था जिसने 3% की बढ़त दिखाई थी। हालांकि बढ़त इतनी ही रहती है। देखिए, भारत में मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं, प्रोडक्टिविटी की कमी नहीं है। भारत में बहुत पैदावार होती है, लेकिन एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है ना, वो बहुत कम है। देखिए, आधे से ज्यादा अगर टोटल ले ले तो 60% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, कृषि क्षेत्र में। अब यहां पे आउटपुट जो है 15 से 16% है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, फैक्ट्रीज की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत कुछ आ जाता है। माइनिंग भी आ जाती है, फैक्ट्रीज भी आ जाती है। माइनिंग का तो ठीक है, फैक्ट्रीज वो ज्यादा लगती नहीं है। इसका भी 16 से 17% है। बाकी सर्विसेज में आ गया। सर्विसेज ने एक तरीके से भारत की इकोनॉमी को कंधे पे उठाया हुआ है। अब अगर आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो आप फैक्ट्रीज लगाओगे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। अब उसके भी इश्यूज बहुत अलग है, लेकिन फिलहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है। हम बात करेंगे रोल ऑफ एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक स्लंप इस बार डिफरेंट क्यों होगा। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं दोस्तों। स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करें। और अभी हमने टेस्ट सीरीज भी निकाली, आईबी की टेस्ट सीरीज आई है, तो आप जरूर अवेल करें। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ 8 से 10 बजे तक, सारी क्वेरीज आंसर करता हूँ। देखिए, आपको पता ही है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड 7.2% का फॉल 2020-2021 में होगा। ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो एडवांस एस्टिमेट्स आया है थर्सडे को, जो रिलीज किया था स्टडी आईक्यू पे, इस पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है। देखिए, जीडीपी, जीवीए, ये सब मैं टॉपिक्स नहीं बताऊंगा, कई बार मैं बता चुका हूं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो एक बार आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख लें। जीडीपी, जीवीए क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये सब, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये सारे जो टर्म्स है वो क्लियर कर लीजिएगा। अब इस पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए, कई बार बात की है, तो एक बार अगर आपको ये टर्म्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो देख लीजिए। तो यहां पे जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स हैं, उन्होंने ये बताया है कि 7-2% का फॉल होगा ग्रॉस वैल्यू एडेड में, जीवीए में। वैल्यू कितनी है प्रोडक्ट्स की, ठीक है। अब दोस्तों, पहले चार बार देखो, मैं पहले जीवीए बता ही देता हूं। जीवीए जीडीपी जरूरी है, क्योंकि बार बार आप इसका नाम सुनते रहेंगे। देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? भारत के अंदर जितने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, बन रहे हैं, सिंपल सी बात है ना, जितने प्रोडक्ट होंगे, चाहे हमारा प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से सब कुछ, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर से ही सब कुछ होता है। तो सेकेंडरी, प्राइमरी से जो निकलता है वो है सेकेंडरी, और सेकेंडरी से जो निकलेगा वो है टर्जरी। तो टर्जरी हमारा सर्विसेज है। अब टेक्निकली एग्रीकल्चर, भैया कृषि जो है वो हमारा ऐतिहासिक है, वो बहुत टाइम से चलती आ रही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन ही कृषि से सबसे ओल्डेस्ट है, तो टेक्निकली तो उसके सबसे आगे होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। सर्विसेज आगे है, क्यों? क्योंकि हम टेक्निकल एज में है। भारत के शानदार इंजीनियर्स पूरी दुनिया में जाके कमाल का काम करते हैं। ज्यादातर फर्म्स में बड़ी पोस्ट में आप देखेंगे तो आपको इंडियंस ही मिलेंगे, तो हमको गर्व होना चाहिए, लेकिन वो हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। अब क्यों नहीं कर रहे हैं दोस्तों, इस पे भी मैंने लेक्चर लिया था। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ज्यादातर भारतीय जो है वो बाहर चले जाते हैं, बट वो एक अलग इश्यूज पे लेक्चर आप देखिएगा, उसमें मैंने इश्यूज की बात की है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक, कितने देश में प्रोडक्ट जो है वो बने, ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, बिल्कुल भी कोई फॉर्मूला मैं नहीं लिखवाऊंगा। कोई चीज खरीदोगे ना तो उसकी वैल्यू होती है। तो हम दुनिया भर से डॉलर, डॉलर रिजर्व करेंसी है, तो हम डॉलर में ही तो खरीदेंगे ना। तो भैया वो जो प्रोडक्ट है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, उसकी वैल्यू क्या है, तो वो होता है आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, जीवीए। अब आप देख लीजिएगा दोस्तों, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव जीडीपी जीवीए सब स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है, ठीक है। तो जीडीपी में अगर आप जितने भी टैक्सेस जोड़ दे, सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट्स जोड़ दे, तो वो आपका जीवीए निकल के आ जाता है। वैल्यू, उसमें वैल्यू जुड़ जाएगी ना, प्रोडक्ट्स की वैल्यू कितनी आ गई। तो यहां पे ऐसा 4 बार हुआ है, पहले 4 बार हुआ है जब जीवीए माइनस में गया है। अब आप देख सकते हैं 1979-80 में -5.2%, 1972-73 में -0.3%, 65-66 में -3.7%, 57-58 में -1.2, 7.2% अभी करंट फिस्कल, यानी कि सबसे कम अभी करंट फिस्कल। अब इसका पैंडेमिक बहुत बड़ा रीजन है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको पूरी रिपोर्ट पढ़ा दूं, जो एडवांस एस्टिमेट आया है? क्या आप चाहेंगे? अगर आप चाहेंगे तो मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स, क्या कमेंट बॉक्स तो वैसे थोड़े बंद ही रहते हैं, लेकिन आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे जरूर बताइए। अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं पूरी रिपोर्ट पढ़ा दूंगा।
तो यहां पे ये जो जीवीए जीडीपी में डिक्लाइन है, स्ट्राइकिंग है, ठीक है, काफी बड़ा है। अब ये जो पिछली 4 बार जो डिक्लाइन आया है, प्राइमरी कल्प्रिट वॉज एग्रीकल्चर। इस बार सिचुएशन अलग हो गई है। ध्यान दीजिएगा, इस लेक्चर में मैं सिर्फ और सिर्फ कृषि की ही बात करूंगा, क्योंकि फिर टॉपिक अलग हो जाएगा, फिर आप लोग मुझे बहुत चिल्लाते हो। जरा सा मैं टॉपिक से डिविएट हुआ, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी थी, मुझे 50 मैसेज आ जाते हैं, सर आप टॉपिक से डिविएट हो जाते हो, तो इसीलिए हम टॉपिक पे ही रहेंगे। तो यहां पे कृषि को ही दुश्मन माना गया, कृषि की वजह से, क्योंकि चारों सालों में ड्रॉट आया। आप देखो 1970 से, आप देखो 1970 टू 73 में 0.3, क्यों? क्योंकि हम ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ गए। इससे पहले 65-66 वॉर में थे हम, -3.7, क्यों? क्योंकि भैया ड्रॉट, सूखा था ना। ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हीट और राइस हमने जबरदस्त बम्पर उगाया, सेल्फ सफिशिएंट हो गए हम, ठीक है। व्हीट एंड राइस इतनी ज्यादा उगा दी कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, उसी पे एमएसपी डिक्लेयर होता है, और वही अभी किसानों का इशू है। और यही एक बहुत बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि हम फूड पैटर्न चेंज कर रहे हैं, हद से ज्यादा गेहूं और चावल पे डिपेंडेंट, ये अब किसानों के नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। इस पे भी लेक्चर है, आप देखिएगा, मैं बताता रहता हूं, वरना फिर आप लोग बोलते हैं सर इस पे भी लेक्चर कर दीजिए। तो अब आप देखिए कि 1957 में -1.2, देखिए 1970 तक तो चलता है, 70 के बाद ये सिचुएशन कभी आई नहीं है। एक बार आई है 1979-80 में, तब ड्रॉट था, उसके बाद कभी नहीं आई। क्यों? क्योंकि हम ग्रीन रेवोल्यूशन से सेल्फ सफिशिएंट हो गए ना। लेकिन इस बार ऐसी सिचुएशन आ गई। अब एग्रीकल्चर को इसीलिए यहां पे कल्प्रिट माना जा रहा है, क्योंकि ड्रॉट, सूखा पड़ गया। वेदर पैटर्न, सूखे के बहुत सारे कारण होते हैं, मॉनसून अच्छा नहीं हुआ, फसल सही से नहीं उगाई गई, बहुत चीजें होती हैं, टेक्निकल इश्यूज भी होते हैं, क्या पता उस किसान के पास वो रिसोर्सेस ही नहीं हो। लेकिन दोस्तों इस बार पैंडेमिक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन इस बार जो श्रिंक हुआ है, एग्रीकल्चर इज द हीरो। एग्रीकल्चर 2020-2021 में ओवरऑल जीवीए जो है वो 7.2% से श्रिंक करेगा। अब इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जब -23.9, वो -50% गया था, बहुत बुरी हालत थी। कंस्ट्रक्शन, माइनिंग सब नेगेटिव में, एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर। +3.4% की अभी ग्रोथ एक्सपेक्ट की है। एग्रीकल्चर जो है वो पॉजिटिव में, क्यों? फिर से व्हीट और राइस की फिर से हमने खेती जबरदस्त की, इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया था, पैदावार की कमी नहीं है। ए भैया, भारत, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो है, आत्मनिर्भर पैकेज जो लेके आई हैं, गरीब कल्याण योजना में व्हीट बांट रही हैं। क्यों? व्हीट और राइस दे रही है वो फ्री में, क्यों? हमारे पास है, स्टॉक में हमारे पास रहता है, बंपर पैदावार है ना, सरकार एमएसपी पे खरीदती है वो किसानों से, है कि नहीं? तो यहां पे कोविड-19 है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद एग्रीकल्चर जो है वो हमारा पॉजिटिव रहा। इनफैक्ट 2019-2020 में एग्रीकल्चर की ग्रोथ 4% थी, ठीक है, और 3.9% जो प्रीवियस इनका ग्रोथ था, उसको भी इन्होंने क्रॉस कर लिया। तो एग्रीकल्चर इस बार हीरो रहा। क्यों रहा? सिंपल, मॉनसून। मॉनसून इतना बढ़िया आया है, 2 सालों में इतना जबरदस्त मॉनसून रहा है। भैया देखो, अच्छी खासी बारिश हुई है, और रेंज जो है जितनी एक्सपेक्ट की थी उससे ज्यादा। अगर आपको एग्रीकल्चर, कृषि में 3 तरीके के इरिगेशन होते हैं। कृषि तभी अच्छी होगी जब इरिगेशन बढ़िया होगा। 4 सबसे बड़ी सभ्यताएं नदी के किनारे थी ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, इनमें सब में कॉमन क्या था? ये नदी के किनारे थे। क्यों? क्योंकि फर्टाइल जमीन है। फर्टाइल, भाई ब्रिटिश भारत में इतने साल लंबे समय तक क्यों रहे? क्योंकि सीधा बंगाल गए। फ्रांस भी तो उसी समय था, फ्रांस साउथ में था, और साउथ में दिक्कतें बहुत ज्यादा थी, लेकिन बंगाल में खूब फर्टिलिटी काफी थी। जो सॉइल है ना, 8 तरीके की सॉइल्स होती है, एलुवियल सॉइल उसमें सबसे फर्टाइल होती है, बढ़िया उसमें खेती होगी। तो ये तो पूरा नॉर्थ जो है, इधर पंजाब हो गया, यूपी हो गया, और इधर बंगाल चले जाइए, आसाम चले जाइए, नदियां बहुत बढ़िया है, हिमालयन रिवर सिस्टम है ये, तो सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, तो एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया रहता है। अब आप बोलेंगे सर इसका मॉनसून से क्या लेना देना? मॉनसून से लेना देना ये है बेटा कि 3 तरीके के इरिगेशन होते हैं ना। कौन कौन से? एक होता है टैंक इरिगेशन। अब इसमें आता है आपका टैंक इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन और अंडरग्राउंड। देखिए अंडरग्राउंड वाटर जो है, मतलब ट्यूबवेल, सबसे ज्यादा यूज ट्यूबवेल का होता है। उसके लिए आपको ग्राउंड में, अंडरग्राउंड में पानी चाहिए। भैया जमीन के अंदर भी समुद्र चल रहे हैं। तो होता क्या है, जब अच्छा मॉनसून होता है, ये ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाता है, रिजर्वॉयर्स भर जाते हैं, तो इरिगेशन की फैसिलिटीज 4 गुना हो जाती हैं। खेल खत्म।
एग्रीकल्चर एकदम रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। तो इसीलिए इस बार जो है वो भारत का एग्रीकल्चर कमाल कर रहा है। ठीक है, तो देखिए 1979-80, अब इन्होंने इकोनॉमी में शेयर की बात की है। एग्रीकल्चर का शेयर कितना था? इट वॉज 33.9%। 1957-58 में 48.2%। ड्रॉट ईयर थे लेकिन उसके बावजूद, लेकिन अभी 14.6%। अब आप बोलेंगे सर इसका रीजन क्या है? जब भारत आजाद हुआ था तो हमारी जीडीपी तो नेगेटिव में थी भाई। एक समय पे हम दुनिया का 1/3 जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते थे। 36-37% भारत की अकेली जीडीपी थी। लेकिन जब ब्रिटिशर आए वो सब लूट के ले गए, हम नेगेटिव में चले गए। अब हम पूरी तरीके से 1947 के बाद एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। तो इसीलिए सब कुछ एग्रीकल्चर भैया। उस समय सर्विस का नामो निशान नहीं था, है ना। उस समय तो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में थे, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम जा रहे थे। तो सर्विस सेक्टर का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तो इसीलिए बचा क्या? सिर्फ एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग भी उस समय डेवलपमेंट में थी, इसीलिए आप देख रहे हैं शेयर जो है वो ज्यादा है। और आजादी के बाद एग्रीकल्चरल आउटपुट का शेयर जो है वो गिरता रहा है। अभी बात करें तो इट इज ओनली 14.6%। अब ये एस्टिमेट देखिए, सब एस्टिमेट्स हैं। इट कैन गो, ये ऊपर भी जा सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। ये जो एस्टिमेट्स हैं ये ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। 16.3% फिस्कल, इस फिस्कल में ये एस्टिमेट जो है वो जा सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि इस बार एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र ने शानदार काम किया है। ठीक है, मॉनसून बढ़िया रहा, बाकी चीजें भी कृषि के फेवर में गई तो बढ़िया रहा इस बार। ये लेक्चर था दोस्तों, ज्यादा टेक्निकल नहीं था, सिंपल ही रखा मैंने। चाहेंगे तो मैं पूरी रिपोर्ट एस्टिमेट्स पढ़ा दूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।